हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान रीति क्लासेस में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं रवि शर्मा, मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज हम रीट मेंस, जिसको आप थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, उसमें गणित विषय से संबंधित बात करेंगे। गणित विषय में यहाँ से क्या पूछा जाता है, ये सारी बातें, और किस तरह से गणित को आप पढ़ें और कैसे इससे अपन अच्छे मार्क्स पूरे में से पूरे ला सकते हैं। गणित एक ऐसा विषय है, बिल्कुल ला सकते हैं पूरे में से पूरे, कि जहाँ अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है, आप अच्छे से उसका उपयोग करते हैं, तो आप वहाँ अपना मतलब कि फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह का कोई कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं होता है। आप लोगों को अब गणित को पढ़ने के लिए क्या होता है, हम लोग जो है चाहे कोई सी भी भर्ती हो, चाहे जैसे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे अपने पास में रीट हो, चाहे रीट मेंस हो, जिसको आप थर्ड ग्रेड जो बोल रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए गणित को किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसका जो तरीका है, क्योंकि हम लोगों का सिस्टम अब तक ये बना हुआ होता है काफ़ी लोगों का कि स्टार्टिंग में हम गणित को क्या करते हैं, रिमेंबरिंग मेथड से पढ़ते आते हैं। मतलब उसके सिलेबस को जो भी चीज़ें पढ़ते हैं रिमेंबरिंग मेथड से, मतलब कि एक रटंत प्रक्रिया से हम पढ़ते हैं। तो मेरा मानना ये है, और आप लोगों के लिए सभी के लिए सजेशन ये है कि गणित विषय को रटने के बजाय समझने पर ध्यान दें। समझकर आप पढ़ेंगे, बाय लर्निंग अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पर परिणाम प्राप्त होंगे, और आप जो गणित विषय से आशा करते हैं, जो गणित विषय में आप लोग चाहते हैं, वो सब आप उसमें कर पाएंगे। आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसको रटने से काम नहीं चलता है। रट करके दिमाग में वो परमानेंट सेव नहीं होता है, आप कभी ना कभी उस चीज़ को भूल जाते हो। तो गणित निरंतर आप उसका प्रैक्टिस करें और साथ में लर्निंग से उसको पढ़ें, मतलब कि समझ कर आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके थर्ड ग्रेड मेंस, जो थर्ड ग्रेड जो है, जिसको आप रीट मेंस बोल रहे हो, इस थर्ड ग्रेड के गणित विषय से संबंधित सिलेबस की और कितने अंक यहाँ पर आपको इसके मिलेंगे। तो देखिए, अपने पास में यहाँ जो है विद्यालयी विषय जो अपने पास में है, उसमें 120 नंबर विज्ञान और गणित दोनों को मिला करके दिए गए हैं। इसमें गणित अकेले के जो नंबर हैं, गणित के आपके पास में तृतीय श्रेणी अध्यापक रीट मेंस, इसमें आपको लेवल 2 की जब बात कर रहे हैं अपन, तो 60 + 10, मतलब कि टोटल आपके पास में ये 70 नंबर का जो है वो मामला है। आपको यहाँ पर 30 सवाल तो अपने पास में विद्यालयी विषय गणित, जिसमें आपके पास में टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक से, गणित के टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएंगे, वो आपको करने, प्लस 5 नंबर आपके पेडागोजी, जिसमें आप लोगों को टीचिंग मेथड्स और बाकी सब चीज़ें हैं वो आपको करना पड़ेगा। मतलब कि आपको 5 सवाल तो वहाँ से पेडागोजी से और 30 सवाल यहाँ से, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा अपन सिलेबस को लेकर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे माइंड में मोटा सा एक आइडिया बन जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले अपने बात आती है गणित अंक भार, यहाँ 60 नंबर है आपका। परिमेय संख्याएं देख लीजिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, फिर आपका वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, इस तरह का, फिर वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, बहुपद से रिलेटेड जो भी आपका सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और फिर इसके बाद में शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, विभाजन एल्गोरिथम, द्विघात समीकरण, ये आपको पढ़ना है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये भी आपका है। प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, वृद्धि एवं ह्रास दर, मतलब कि परसेंटेज, रेशो, ये सारा आपको इसमें देखना है। इसके बाद में आप नेक्स्ट बात करें तो रेखाएं और कोण, समतलीय आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता, ट्रायंगल जो है, सर्कल है, पॉलीगन्स हैं, ये सारा आपको यहाँ देखना है। और इसके बाद में समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप, और इसके बाद में ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ये सारा हमको पढ़ना है। सांख्यिकी के अंदर भी आपको यहाँ सवाल पूछे जाने हैं। सांख्यिकी भी आपको जो है अच्छे से करना है। यहाँ पर माध्य, माध्यक, बहुलक और बाकी जो आपके ग्राफ्स हैं, प्रायिकता एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण, ये सारा आपको प्रायिकता से रिलेटेड भी आपको जो है प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली सारा आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी और प्रैक्टिकली, मतलब कि जो आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो, और जो जैसे कि डेफिनेशंस टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा आपको यहाँ पर देख के जाना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि गणित विषय के लिए, इसके बाद में शैक्षणिक रीति विज्ञान आपका जो है पेडागोजी, ये इसमें गणित का जो आपका है 10 नंबर की पेडागोजी है, मतलब कि आपके पास में 5 सवाल होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गणित विषय की शिक्षण विधियाँ हैं, गणित के उपागम हैं, चुनौतियाँ हैं और सहायक सामग्री और उपयोग, गणित विषय की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो इन सब से मिलाकर के टोटल आपको 5 क्वेश्चंस, कितने, 5 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे,
और अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो ये गणित के जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर, जो अपना सब्जेक्ट नॉलेज है, इस सब्जेक्ट नॉलेज से आपको टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये तो आपका सिलेबस है, इससे आप मोटा सा एक आइडिया लगा लीजिए माइंड में कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और इसको पढ़ने के तरीके को भी ध्यान रखिए कि किस तरह से पढ़ना है और कैसे हम अपना जो स्कोर है गणित में पूरे में से पूरा कर सकते हैं आराम से, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल आप चाहे आपको जैसे गणित में अभी आप चाहे कभी तैयारी नहीं की हो आपने या फिर कर ली हो, आपको आता है तो भी आप इसको कंफर्म करके आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो आप सीख जाएंगे। मतलब यहाँ बिल्कुल जीरो से शुरू होगा, आप बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, जहाँ जीरो से शुरू होकर के हम आपके सिलेबस के जो अंतिम पॉइंट है वहां तक आपको लेके जाएंगे। और अगर आप एक एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, आप सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और इसमें किसी प्रकार की गणित में आपके पास में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो बात अपन करते हैं कि गणित को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। इसके लिए आप देखिए, आपके पास में जो है गणित को पढ़ने के लिए आप आज तक जब भी पढ़ के आए हैं, किसी भी क्लास में पढ़े हों आपने देखा होगा कि गणित में पढ़ने के लिए सबसे पहला टॉपिक क्या होना चाहिए। देखिए आपके पास बुक्स हैं, चाहे आप 10th में पढ़े हो, चाहे 12th में पढ़े हो, चाहे आप किसी भी क्लास के अंदर पढ़े हो, वहाँ आपको एक मोटा सा आइडिया, और कोई सी भी भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, किसी भी भर्ती एग्जाम के अंदर गणित का जो बेसिक है, जहां से गणित शुरू होती है, वो अपनी है संख्या पद्धति। कौन सी भाई? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं गणित को और वहां से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अपन बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब ये है कि जिन विद्यार्थियों को गणित में डर लगता है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, 1% भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल जीरो से करवाया जाएगा और जीरो से करवा के जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करवाया जाएगा और पूरा करवाया जाएगा। कहीं किसी तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है और आप अपने पूरे मार्क्स इसके अंदर ला सकते हो, ठीक है। जहां आर्यभट्ट जी दे गए थे वहीं से शुरू करते हैं हम तो सुनने से। क्यों भाई? तो सुनने में आपको देखिए, सबसे पहले गणित में क्या आता है। चलो फिलहाल जैसे मान लीजिए मुझसे कोई पूछे कि भाई गणित में आपको क्या आता है, तो सिंपल सा जवाब होगा, ठीक है। और किसी भी विद्यार्थी को जो गणित से जुड़ा हुआ है या गणित पढ़ता है या पढ़ने वाला है, उन सभी विद्यार्थियों से मैं क्या उम्मीद रखता हूं, क्या आना चाहिए। सबसे पहले आपको दो ही चीजें अपने पास गणित को क्लियर करने के लिए आनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं? पहली बात तो आपके पास में क्या होना चाहिए कि 0 से 9 तक गिनती आती है। वही सबको आती है, ठीक है, मुझे भी आती है, ठीक है ना। तो ये सब आपको होना चाहिए, 0 से 9 तक गिनती। और इसके बाद में दूसरा क्या आना चाहिए? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और जो इस प्रोसेस को सॉल्व करने का जो तरीका है ये आपको आना चाहिए। मतलब हमारे पास में ये दो रिक्वायरमेंट है। अब आप खुद समझ लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि आपको ये दोनों चीजें आती हैं तो आप बिल्कुल गणित में अच्छा कर सकते हैं, पूरे मार्क्स ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, किसी तरह की आप शंका ना करें इसमें। बशर्ते आपको ये है कि क्लास आराम से बढ़िया तरीके से और आपको रेगुलर लेनी पड़ेगी, आप देखना पड़ेगा आपको। और एक बार अगर आप अच्छे से क्लास ले लेते हैं तो उसके बाद इस जो सिलेबस में आपको रीट मेंस में या थर्ड ग्रेड के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज हम संख्या पद्धति से, ठीक है। संख्या पद्धति, और इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि संख्या पद्धति के अंदर जो आपका पहला जो टॉपिक है वो क्या होगा और कहां से आप इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया दो चीजें हमको बहुत आवश्यक है यहां पर। तो सबसे पहले हम मिलेंगे संख्याओं से, नंबर सिस्टम से, कि नंबर सिस्टम आपके पास में कहां से, बिल्कुल जीरो वाला नंबर सिस्टम, वहां से अपन उठ करके और अपने जो सिलेबस है, जो अपना पहला पॉइंट है, मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने जो भी अभी सिलेबस आपको बताया, इस सारे सिलेबस में लगभग 11-12 टॉपिक आपके पास में सब्जेक्ट हैं। अपना मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो 11-12 टॉपिक है। प्रत्येक टॉपिक से 2 से 3 सवाल आपके पूछे जाने हैं, ठीक है। और जो अपने पास में जो पेडागोजी है वहां से एक एक क्वेश्चन करके 5 क्वेश्चन वहां से आपको पूछे जाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन बात करें तो सबसे पहले संख्या पद्धति का पहला ही जो पॉइंट है अपने पास में वो आती है प्राकृत संख्याएं, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और आपको आती भी होंगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, जिनको आती हैं वो जरा अपडेट कर लें अपने आप को, नहीं आती हैं वो सीख लें। बहुत ही आसान है। देखो, प्राकृत संख्याएं सामान्य सी बात है, गिनना,
जो गिनने योग्य संख्या है, गणितीय संख्या है, जो गिनतियां हैं, उनको ही अपन क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, ये सबको आता है, चलो ठीक है जी। अच्छा, संख्याओं का जो कलेक्शन होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूं। संख्याओं का जो कलेक्शन होता है ना, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह, जिसको अपन क्या कहते हैं, सेट बोलते हैं, जहां पर अपन प्राकृत संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो कैपिटल एन इसका एक सिंबल है, ठीक है ना, एन फॉर बोले तो नेचुरल नंबर, और इस एन का जो मतलब होता है, इसके अंदर ये एक अपने पास संग्रह हो जाएगा, इसके अंदर संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को रखा जाएगा। अब जैसे मैं बात कर लूं क्या रखा जाएगा, जो स्टूडेंट यहां पर देखो, आप लोग जानते हो 1 2 3 4 इस तरह से ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अब यहां दिक्कत क्या है, देखो आप लोगों को सारी डेफिनेशंस आती होंगी, ठीक है ना, आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं होगा पढ़ा नहीं होगा। हमको क्या होता है, गणित में जब हम कभी एग्जाम में बैठते हैं या जब भी कभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस वगैरह, या कहीं पर कोई डेफिनेशन या कुछ आती है, तो वहां एक बार के लिए जो गणित से जुड़ा हुआ विद्यार्थी जिसने गणित पढ़ी है, उसको जरूर एक बार जरूर ऐसा होगा कि उसने पढ़ा जरूर होगा उसको, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, अपना वहां पर जो है आउटपुट दे नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है वो आप समझिए, ठीक है ना। तो ये केवल डेफिनेशन तो आपको सबको सब जगह मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, काफी सारे बुक्स मिल जाएंगी जहां आपको तरह तरह की डेफिनेशन, बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात यह कि आपका माइंड कितना ले रहा है, कैसे आपको समझ में आ रहा है, वो सारी चीज समझनी है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, यहां से अपन चालू करते हैं। प्राकृत संख्या देखिए 1 2 3 4 डैश 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 इस तरह चलती है, ठीक है ना। ये चलो मैंने बता दिया आप लोगों को, आपको इतना आता भी है। बात है इसकी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन समझिए। एप्लीकेशन में क्या है कि भाई प्राकृत संख्या, अब जैसे मान लो कई स्टूडेंट यहां पर क्या लिख देते हैं, यहां एक सिंबल लगा देते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, वो बोलते हैं सर 1 से अनंत वाली संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। चला ठीक है, अब चलो जानते हैं कि 1 से अनंत वाली संख्याएं प्राकृत संख्या होती है कि नहीं होती, कैसे होती है। ये सिंबल जो है ना, ये सिंबल, इस सिंबल की वजह से प्रॉब्लम है। ये अगर स्टूडेंट कहता है 1 से अनंत और ये सिंबल जो है इनफाइनाइट, जो इस सिंबल को बता के यहां रख दिया है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। यहीं से शुरू करते हैं अपन अपना, कि ये इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट, ये अनंत, अनंत मतलब इसको शुद्ध अपन यथार्थ रूप से इसको अनंत भी नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसको, अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपरिभाषित एक केवल क्या है, संकेत है, ये कोई संख्या नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये इसके अंदर नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यहीं से स्टार्ट कर लीजिए, 1 से लेकर के 1 से लेकर अनंत जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं, तो अनंत बोलते हैं तो अनंत शामिल नहीं होता है। मतलब कभी जब भी आप इसका समुच्चय बनाएंगे तो उसके अंदर इनफाइनाइट को नहीं रखेंगे। मतलब कि n बोले तो n बराबर किस तरह से राइट कर सकते हैं, 1 2 3 डैश 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 n तक n लगा दो। अब n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता है, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। या फिर n को आप नहीं भी लगाएं तो भी चल जाएगा, मतलब आप इस तरह से भी राइट करें तो भी ये आपका सही होगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी होती है। भाई प्राकृत संख्याएं अपरिमित, मतलब कि बहुत सारी, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है ना। आप ये नहीं कि 50 ही होती है, 9 ही होती हैं, 10 होती हैं, 11 होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राकृत संख्याएं आपके पास में अनंत प्राकृत संख्याएं विद्यमान होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना भी आप ले जाएंगे उतना, ठीक है। अब यहां समझने वाली बात ये देखो, मैं बिल्कुल जीरो से करा रहा हूं। जिन विद्यार्थियों को आता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो अपडेट कर लीजिए अपने आप को, कंफर्म कर लीजिए। जहां कहीं मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं से कोई कंफ्यूजन आपको बन रहा है माइंड में, तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, तो यहां कोई किसी तरह की शंका या किसी तरह की समस्या रहने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है ना। आपका जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए फालतू हम किसी भी तरह की कोई डिस्कशन यहां पर नहीं करेंगे। सिलेबस में देखो मैथ है, मैथ का कोई अपने पास में अंत नहीं है, यहां संख्याओं का अंत नहीं है, तो मैथ का अंत तो कहां से होगा, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन मैथ खत्म नहीं होगी। तो अपना गणित है, इसको आप कितना भी ले जा सकते हैं, किसी भी टॉपिक को कितने भी डेप्थ में जा सकते हैं, कितना भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस निर्धारित हुआ है 3rd ग्रेड के लिए, जिस कारण से आप ये क्लास देख रहे हैं, वो आपका काम बन जाए, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो वहां से आप देखिए, ये n बराबर 1 2 3 इस तरह से आपका है। तो इसमें आपके पास में ये ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहली बात तो कि कोई भी ऋणात्मक संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जीरो शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे सबके सब। प्राकृत गिनतियां, जैसे आप देखते हैं कि अपने पास में कहीं पर भी कोई भी गिनती गिनते हैं, जैसे मान लो आपके खाने में कितनी चपातियां खाते हैं, 4 खाते हैं, 3 खाते हैं, 2 खाते हैं, तो वो कहां से, जीरो थोड़ी खाते हैं। जीरो खाने का मतलब कोई औचित्य नहीं है ना इस बात को बोलने का। तो गिनतियां जहां से शुरू होती हैं वो अपने पास प्राकृत संख्याएं होती हैं। सबसे बड़ी बात, पॉइंट नहीं आता है। जैसे कोई कह दे कि 2.3, तो बोलेंगे सर 2.3 प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना, दशमलव नहीं आएगा। अब दशमलव नहीं आएगा, इसका दूसरा जो अर्थ है विद्यार्थी ये लगा लेते हैं कि सर दशमलव नहीं आएगा, आपने बोला था, मैंने अभी संख्या लिखी 2.0, ठीक है ना, क्या लिखा 2.0,
तो 2.0 से आप क्या कहोगे सर आपने ही तो बोला था कि दशमलव नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या प्राकृत संख्या नहीं जी, ऐसा अर्थ भी नहीं लगाना है, मतलब ये प्राकृत संख्या है आपकी, ठीक है ना। दशमलव के बाद जीरो के अलावा कोई और अंक आए तो प्राकृत नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। दशमलव आ सकता है ना, जैसे 3.0 मतलब क्या हुआ भाई 2.0। अब जैसे 3.0 आपने लिखा 3.000 कितने भी जीरो लगाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब क्या है इसका 3 ही तो है ना, अरे भाई सिंपल सी बात है 3 ही हुआ इसका मतलब, तो ये क्या है प्राकृत संख्या है, ठीक है। अच्छा ये क्लियर हो गया अच्छे से। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड दूसरे नंबर पर चलते हैं अपन। ये सेकंड अपने पास में क्या है भाई, प्राकृत के बाद में आ जाओ पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या को W से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, W से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के समुच्चय को W से आप व्यक्त करते हैं होल नंबर, ठीक है। और इसका जो है कि W में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ठीक है, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, अभी प्राकृत संख्या बताया था, तो प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर लेंगे, क्या जीरो को शामिल कर लेंगे, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, मतलब कि प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो जो बनने वाला संग्रह है वो किसका बनेगा, अपने पास में पूर्ण संख्याओं का बनेगा। मतलब जीरो से शुरू होकर के अनंत तक जाती हो, अनंत तो शामिल नहीं होता है, देखिए ध्यान रखना इस बात को, अनंत कोई संख्या ही नहीं है, ये अपरिभाषित एक सिंबल है, आप ध्यान रखो बेटा, ये अपरिभाषित, जिसका कोई अंत नहीं वो अनंत, और ये सिंबल अपरिभाषित। अब ये ध्यान रखिए, ये आप इसको अनंत बोल देते हैं, ठीक है ना, अनंत सही है। अब अनंत का सिंबल है ये केवल, तो ये किसी भी संख्या के अंदर नहीं आएगा, न तो अपने पास में पूर्ण में आएगा, न पूर्णांक में आएगा, किसी प्रकार की संख्या ही नहीं है, तो आप इसको कहीं पे भी काम में ना लें, ठीक है ना। तो और एक बात और इससे जुड़ी हुई बात है, जरा बता देता हूं मैं आपको, डिस्कस कर लेता हूं। जैसे 1/0 लिखा मैंने, क्या लिखा 1/0। संसार में इस प्रकार तो 7 प्रकार के ऐसे रूप हैं जो अनिर्धार्य हैं, लेकिन अभी एक रूप की बात करते हैं क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 1/0 क्या है, कई बार बात की जाए तो 1/0 का मतलब क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, कोई मतलब नहीं है इसका। क्या है ये अपने पास में अपरिभाषित है। क्या है भाई, अपरिभाषित। इसका मतलब इतना है कि ये अपरिभाषित है, ठीक है ना। आप क्या बोलेंगे इसको, अपरिभाषित, ठीक है। ये अनंत भी नहीं है, इसको अनंत नहीं बोलेंगे। देखो अगर सवाल आता है, मान लीजिए अभी एक ऑप्शन आप इसको दें कि 1/0 का मतलब क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि अनंत, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए कि 1 दे दिया जाए, तीसरा ऑप्शन 0 दे दिया, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाए अपरिभाषित, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका चौथा ऑप्शन होगा, अपरिभाषित। इसको अनंत भी नहीं बोलते, इसको और कुछ भी नहीं बोलते, इसका कोई मान नहीं है, इसका मान है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। और ये जो सिंबल है इसको अपन अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, उसके लिए डिफाइन करते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। कुछ को आती भी होगी, कुछ को नहीं आती, वो अच्छे से कंफर्म कर लीजिए इस बात को, ठीक है। अभी पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे थे, तो पूर्ण संख्या भी उसी तरह से, जैसे प्राकृत संख्याएं में कोई भी माइनस नहीं होते, कोई भी ऋणात्मक संख्या, जैसे मान लो -1 आ गया तो ये नहीं है भाई, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। माइनस का 1.5 पॉइंट आ गया तो नहीं है, और माइनस आ गया तो भी नहीं है। तो अगर मैं लिखूं 2.3 तो ये भी अपने पास में पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण का मतलब पूरा, जैसे शांत हो जाए पूरी तरह से, 0 1 2 3 और आगे तक किसी प्रकार का दशमलव, अगर दशमलव आता है तो दशमलव के बाद में शून्य के अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, 0 ही 0, ठीक है ना। तो 0 ही 0, ठीक है भाई। अब पूर्ण संख्या की बात क्लियर हो गई अपने पास में यहां से, ठीक है, समझ गए। मतलब ऐसे इस तरह से पढ़ो कि आगे जिंदगी में इस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी कुछ भी आ जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या से आगे अपन बढ़ते हैं तो अपने पास में आगे आ जाएगी नेक्स्ट अपने पास में पूर्णांक संख्याएं। क्या, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात i और z से व्यक्त कर देते हैं इसको, सामान्यतः मैं इसको i से लिख रहा हूं, इंटीजर नंबर, ठीक है ना। इंटीजर नंबर क्या होता है कि इंटीजर नंबर अपने पास में वो संख्या है जिसके अंदर प्लस के भी संख्याएं हो, 0 भी हो और माइनस भी हो। मतलब लिखेंगे कैसे इसको, i जो है इसका सेट जो है, अगर अपन लिखें सेट फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन डैश डैश डैश, इस तरह से। और वही कहानी, सेम कहानी इसके अंदर भी वही आपका सेम है। क्या कि भाई आपको क्या करना है, इसके अंदर भी कभी भी क्या नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। और ना कभी इसके अंदर क्या आएगा, दशमलव, और ना ही मतलब दशमलव के साथ में 0 के अलावा कोई और अंक नहीं आएगा, ठीक है ना।
और मैं अब जब बोल रहा हूं कि दशमलव नहीं आएगा, इसका साधारण सा अर्थ आप ये लगा लीजिए कि दशमलव के बाद शून्य के अलावा और कुछ नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और ऋणात्मक तो बिल्कुल नहीं, ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। यहां ध्यान रखना है आपको, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक नहीं होता, पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये देखिए 0 प्लस माइनस 1 इस तरह से लिखा है, इसका मतलब क्या है, प्लस का 1 भी शामिल है, माइनस का 1 भी शामिल है, प्लस का 2 भी शामिल है, माइनस का 2 भी, और ये भी अनंत संख्याएं होती हैं, मतलब कोई इसका अंत नहीं है, कितनी भी संख्याएं, ठीक है ना। आप कहोगे सर 5 करोड़ होंगी, 10 करोड़ होंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कितनी भी हो सकती है। कई बार स्टूडेंट खुद के हिसाब से, जैसे हमने क्या है इस तरह से लिखा है ये पैटर्न, तो लगा लेते हैं कि सर 9 तक गिनती की बोल रहे थे तो 9 तक ही होंगी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो पूर्णांक संख्याएं समझ में आई आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या के बाद में अपन 4th नंबर पर आ जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल देखो 0 से शुरू कर रहे हैं अपन संख्या को, और संख्या पद्धति को 0 से पढ़ा के आगे अपना जो सिलेबस है उसका जो मेन पॉइंट है, अभी आप देखिए स्टार मार्क कर लीजिए, यहां से अपना जो सिलेबस जो 3rd ग्रेड का था उसमें लिखा था परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, तो यहां से अपन अब इसको बेस मान के स्टार्ट करते हैं, परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है, ठीक है ना। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं, ठीक है, कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याओं के बारे में बताइए, जानते हो आप लोग सभी। तो परिमेय संख्याओं को किस तरह से व्यक्त किया जाएगा बताइए, और परिमेय संख्याओं की क्या डेफिनेशन होगी। देखो काफी सारे स्टूडेंट तो अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, और काफी सारे स्टूडेंटों को इसमें भी कंफ्यूजन है अभी तक, क्यों, डेफिनेशन सब जानते हैं, पढ़ते हैं सभी। क्या होता है आप लोग बताएंगे, P बटा Q के रूप में लिखा जाने वाली संख्याएं, ठीक है, और थोड़ा अच्छे करके बताएंगे तो क्या बताएंगे, Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये बता देंगे। और इससे थोड़ा, तो अभी यही इतना ही सफिशिएंट है क्या परिमेय संख्या के लिए, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात हो गई, ठीक है ना। अब आगे अगर बात करें तो P और Q क्या होना चाहिए, P, Q, जो स्टूडेंट बोलेंगे P, Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, बिलोंग्स टू अपने पास में इंटीजर, ऐसा होना चाहिए। देखो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, देखिए कैसे प्रॉब्लम आ रही है मैं समझा देता हूं आपको थोड़ी देर के लिए, समझिए। अगर अपन बात करें, आपने जैसे P बटा Q डेफिनेशन बोला, मैं बताऊंगा इसका कारण भी बताऊंगा, निवारण भी। क्या हम रटते हैं ना स्टार्टिंग से P बटा Q, Q नॉट इक्वल टू 0, आगे डैश डैश इस तरह से, तो वो रटा हुआ रह जाता है। अब रटे हुए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से ये फिक्स है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह से है कि भाई आप रटोगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा उसका, ठीक है ना। तो छूटने की बात ये है, अब देखो क्या छूटा है वो समझेंगे। जैसे मैंने बोला आपसे कि सर ये 2 क्या है, 2 कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो स्टूडेंट जवाब बिल्कुल सिंपल देते हैं, जैसे आप लोग दे देंगे कि भाई 2 क्या है, परिमेय संख्या है। लॉजिकली पूछा जाए क्यों है, तो आप इसके नीचे 1 लगा दोगे, कह दोगे सर P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपने कह दिया कि ये परिमेय संख्या हो गई, चलो बात करते हैं, हो गई। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग एक दूसरा ले लेता हूं, नंबर ले लेता हूं, ये यहां पर मैंने लिखा √2, और मैं इसकी बात करूं कि √2 क्या है, तो आप कहेंगे कि सर √2 अपरिमेय संख्या है, और मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग एक तो मैं इसके नीचे भी लगा सकता हूं ना, क्यों जी भाई, P बटा Q तो इसको इसके नीचे भी लिख सकता हूं ना, तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं हुई। जरा सोचेंगे कि परिमेय, आपने 2 को परिमेय बताया, √2 को परिमेय क्यों नहीं बताया है। इसके नीचे भी तो 1 लगा के लिख सकते हैं कि नहीं, P बटा Q के रूप में। आपकी डेफिनेशन जो आप रटते हैं उससे क्या कुछ छूटता है, और छूटने से यहां ये स्थिति पैदा हो गई। चलो अब बात करते हैं, अब कुछ विद्यार्थी अलग ही इसको अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाएंगे, क्या आविष्कार कर देंगे नया। वो क्या कहेंगे, सर √ में जो भी संख्या आएंगी वो है परिमेय, है ना, √ नहीं था उसमें इसलिए परिमेय थी, ये √ लग गया इसलिए। चलो इस बात को यहां देख लेते हैं। मैंने कहा ये √ में 4 लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, √4, ठीक है ना। और अब इसकी बात कर ली, अब इसको भी मैंने इसके नीचे भी 1 लगा दिया, और अब पूछा कि बताओ ये परिमेय है कि नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे, फिर कहेंगे सर ये तो परिमेय हो गया, क्यों, तो यहां तो √ लगा हुआ है ना। तो सिंपल सी बात है कि भाई √4 जो है इसका पूरा पूरा मान आ गया, 2 आ गया। अच्छा अपनी डेफिनेशन के हिसाब से इसको कैसे लें, कि भाई किस तरह से इसको अपन राइट करें। अपने डेफिनेशन में तो कहीं √ वगैरह स्क्वायर रूट के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं है, P बटा Q, Q नॉट इक्वल टू 0, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा अब कुछ विद्यार्थी क्या है, थोड़ा सा और ज्ञान लगाएंगे, वो क्या कहेंगे कि सर P और Q इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब पूर्णांक बताया था, पूर्णांक में √2 नहीं आता है, ठीक है। अच्छा √ में नहीं आता है पूर्णांक में, चलो ये बात भी मान लेते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए एक नंबर और लिखते हैं, चलो आगे बढ़ाते हैं परिमेय संख्या को भी, कि भाई यहां मैंने लिखता कि 2.3 और बटे में मैंने लिखा 4.7, ठीक है ना, मैंने ये एक नंबर लिखा है, ठीक है। अब बताइए कि ये परिमेय है या नहीं है, ठीक है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, चलो यहां पर नेक्स्ट 2.3 बटे 4.7, ठीक है ना,
इसकी बात कर लेते हैं। तो ये नंबर परिमेय है या नहीं है, इसके बारे में डिस्कस कीजिए, सोचिए कि क्या होगा। अब आप जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर P बटा क्यू नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल इसको सेटिस्फाई किया मैंने, और इसके बाद में आप लोगों ने कहा कि P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये डेफिनेशन चलो जोड़ दी, P Q बिलोंग्स टू इंटीजर की बात कर ली, ठीक है ना। अब इंटीजर की बात कर ली तो यहां आप देखेंगे कि 2.3 बटा 4.7, इसके बारे में बात करो तो ये परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। तो इस डिस्कशन पे जाएंगे तो बोलेंगे नहीं होगी, जबकि क्या होगा, ये परिमेय संख्या है। अब क्या हुआ, परिभाषा जो थी P बटा Q, देखो कारण क्या रहा कि गलतियां, जैसे आप लोग देखिए, आपने बताया कि 2/1 परिमेय संख्या है, बिल्कुल ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और यहां बात करेंगे ये 2.3, ठीक है, और आपके पास में ये अपने पास में 4.7, ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, और इस तरह से आपका आगे अगर बात करें कि 2.3 बटा 4.7 ये परिमेय संख्या क्यों होंगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो, इसको अगर मैं दशमलव से दशमलव हटा दूं, ठीक है, या फिर मैं दशमलव की जगह पॉइंट लगा दूं, तो 23 बटा 47 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये 23 बटा 47 बताओ P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, और P Q क्या है, इंटीजर है। तो आप समझिए, डेफिनेशन पढ़ने से काम नहीं, रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से। क्या कि डेफिनेशन क्या लिखी हुई थी जब हमने 10वीं क्लास में, या इससे पहले जब 8वीं क्लास में जब कहीं भी पढ़ा था, तो वो ये डेफिनेशन थी कि P बटा Q के रूप में Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q पूर्णांक संख्याएं बनाई जा सकें, या P और Q को पूर्णांक के रूप में लिखा जा सके। ये कंप्लीट डेफिनेशन थी। लेकिन बात क्या हो गई ना कि हम लोग ने रटा, रटने के बाद में कुछ छूट गया, तो फिर हमारा भी काम छूट गया, ठीक है ना। तो ऐसा काम हो गया। अब मैं आपको एक 2 वर्ड पर टिकी हुई, क्या 2 शब्दों पर टिकी हुई डेफिनेशन बताऊं, जहां कोई दिक्कत नहीं है, आर पार कोई सा भी नंबर हो। क्योंकि अभी देखिए, यहां तो चलो ठीक है, अब और भी आगे डिस्कस करेंगे इसकी बात, तो वहां देखिए क्या होगा। तो ये 2 वर्ड पर टिकी हुई मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको, वो डेफिनेशन ध्यान रखने के बाद कभी कोई दिक्कत ही नहीं हो। जैसे आप देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होगी, ठीक है ना। देखो, अपरिमेय संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं, और मैं बता रहा हूं 2 ही वर्ड ध्यान रख लो आप, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को ध्यान रखेंगे। चलो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इतनी बड़ी डेफिनेशन कोई नहीं रटनी है, आपको ध्यान रखना है। ये अपरिमेय संख्या को Q बार या फिर अपन Q के ऊपर C लगा दो, इस तरह से अपन व्यक्त करते हैं। और ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, इसको Q से व्यक्त कर देते हैं, ठीक है भाई, इतना ध्यान रखेंगे। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, वो संख्या जो या तो अशांत, मतलब कि क्या हो, अशांत हो, तथा अशांत के साथ में क्या हो, अनावर्ती हो। क्या हो, अनावर्ती। ये वर्ड सुने तो होंगे आपने कभी, अब जाके याद आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। 2 वर्ड ध्यान रखने केवल, अशांत और अनावर्ती। वो संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय, बाकी सब की सब क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। कैसे भाई, परिमेय संख्याओं में क्या होगा, शांत संख्या या तो शांत हो जाए, ठीक है ना। क्या हो जाए, शांत। शांत का मतलब रुक जाए, दशमलव प्रसार उसका खत्म हो जाए। दशमलव प्रसार खत्म हो गया तो समझ लो शांत हो गई। जैसे जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं, सबकी सब शांत है। बताओ, दशमलव के बाद कुछ दशमलव नहीं आता वहां, तो ठीक है, तो वो सब शांत है, तो सारी की सारी क्या हो गई भाई, परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं अशांत। अशांत क्या होता है भाई, या तो शांत हो जाए या फिर क्या हो, अशांत। और अशांत के साथ एक चीज ध्यान रखो, आवर्ती हो जाए। आवर्ती मतलब रिपीटेशन हो जाए उसका, ठीक है ना। तो अशांत आवर्ती संख्या, ठीक है, या तो शांत हो जाए, या तो शांत, और या फिर क्या हो जाए, अशांत और इसके साथ में आवर्ती, ठीक है, क्या आ जाएगा, आवर्ती। तो शांत या फिर अशांत आवर्ती संख्या, वो संख्या क्या होगी अपने पास में, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब आवर्ती का मतलब क्या हो रहा है, जैसे देखिए, आप थोड़ी देर के लिए यहां P बटे Q वाला लॉजिक देख रहे थे, ठीक है ना। अब मैंने ये 2 वर्ड बताए, इसके आधार पर संसार की कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए, आप परिमेय अपरिमेय आसानी से बता पाओगे, बहुत आसानी के साथ आप बता दोगे। कैसे बता दोगे, जैसे मैंने ये लिख दिया 2.347, ठीक है ना, और आपसे पूछा कौन सी संख्या है बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये संख्या अपने पास में क्या होगी। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2.347 अगर मैंने ऐसा लिख दिया, तो आप क्या बताएंगे, शांत हो गई ना। बताओ, आगे तक कुछ चल रहा है क्या, 2.377, अब इसके बाद में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है। मैं बोलूं कि 2.37879
3 5 डैश 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 डैश। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। मतलब कि ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय, मतलब कि अशांत है और अनावर्ती। अपरिमेय संख्याओं को, वैसे अपरिमेय संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है, एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मतलब फिक्स वैल्यू तो पता नहीं होती, क्योंकि अशांत भी होती है और आवर्ती भी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में जब अस्तित्व नहीं होगा, अच्छा दूसरी बात क्या होती है, इनको तुच्छ बोल सकते हैं एक तरह से अपन, ठीक है ना। और अशांत और अनावर्ती होगी, वही क्या होगी, अपरिमेय, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगी, परिमेय। तो मतलब 2 वर्डों पे ध्यान हो जाएगा ना आपको, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है शांत में क्या आ जाएगा, जैसे मान लो 4.678 ये इस तरह की संख्या क्या हो जाएगी भाई, शांत। तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। चलो और आगे देख लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 5.6666, ठीक है, और डैश 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 इस तरह से लगा दिया। तो बताइए क्या हो रहा है, ये पैटर्न आप देखिए कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब 6 का रिपीटेशन हो गया ना। तो अशांत तो है, ठीक है, क्योंकि आगे तक चल रही है, डैश डैश लगा हुआ है ना, ये डैश डैश लगा हुआ है, इसका मतलब आगे इसको लिखेंगे क्या, 5.6 के ऊपर बार लगा दो, ठीक है। तो ये अपने पास में कौन सी संख्या है भाई, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या होगी, परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके बाद में आप बात कर लें, तो मैंने अगर ऐसा लिख दिया 5.6666 और मैंने यहीं छोड़ दिया, तो भी क्या हो जाएगी, ये परिमेय, क्योंकि ये शांत हो गई। ऊपर वाली संख्या क्या है, अशांत है लेकिन आवर्ती हो रही है, तो परिमेय हो गई। नीचे वाली क्या है, शांत है, तो भी क्या हो गई अपने पास में, परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अच्छा अब आप बात कर लें, जैसे मैंने लिखा 5.676389 डैश 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 डैश। अब बताओ इसका कोई पैटर्न का कोई पता है क्या, कोई नियम पता नहीं है, आगे हमको जो पता ही नहीं है, कुछ इसके बारे में बोला ही नहीं है कि आगे कौन सा अंक आएगा कौन सा नहीं आएगा। जब मालूम ही नहीं है तो इसका मतलब ये संख्या, और डैश 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 चल रहा है, तो डैश 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 चलने का मतलब क्या हो गया, ये संख्या, ये नंबर अपने पास में शांत नहीं है, मतलब अशांत है, और आवर्ती भी नहीं हो रही है, कोई स्पेसिफिक रूल आपको नहीं पता लग रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्या। तो जो भैया आपके सिलेबस में जो टॉपिक है अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए लेकिन बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी इसको, है ना। बाकी एप्लीकेशन, बाकी क्वेश्चन आप आराम से निकालोगे, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो उसके बाद में प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है ना। और प्रैक्टिस से आप आराम से कर पाओगे फिर बढ़िया तरीके से। लेकिन कॉन्सेप्ट ही अगर ढीला है, कॉन्सेप्ट में ही पता नहीं है, वहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो फिर कहां से प्रैक्टिस, ठीक है ना। फिर प्रैक्टिस का भी कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस तब काम आती है जब कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो, ठीक है, और बिल्कुल जीरो से। चलो ध्यान रखिए, ये परिमेय और अपरिमेय। अब चलो इसके आगे भी एक थोड़ी समस्या है, वो बात कर लेते हैं उसकी भी, जहां दिक्कत आने की संभावना, चांसेस जो हैं। मैं बात करता हूं पाई की, किसकी बात करता हूं, पाई की, ठीक है। पाई क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लोग बाग ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं जो जानते हैं उनकी बात छोड़ करके, जो जिनको पाई का मान जो यूज लेते हैं उसके हिसाब से बात करेंगे, बोलेंगे सर पाई को हम 22/7 लिखते थे और 22/7 लिखते थे, उसके हिसाब से तो ये परिमेय संख्या हो गई। क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे, लेकिन ये गलत बात है। क्या हो गया, ये गलत बात हो गई कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या हो गई। आप जरा झटका लगेगा, क्यों भाई, अरे सर क्या बोल रहे हो आप, हैं आज तक पढ़ा था कि पाई बराबर 22/7 लेके तो हल किया था, 10वीं पास कर ली और भी एग्जाम पास कर लिए हैं, और 22/7 से, और आज भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस तो हो जाते हैं। तो ये अपरिमेय कैसे हो गई, क्यों भाई, अरे अपरिमेय इस तरह से हो गई। आज ध्यान रखिए, अब तक ध्यान नहीं था तो, और ध्यान था तो बहुत अच्छी बात है। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या इस प्रकार हो गई कि आपको पाई है ना, आप जो लिखते हो कि पाई का मान 22/7, जबकि ऐसा नहीं होता है। पाई किसके लगभग बराबर होता है, 22/7 के, ठीक है ना। आप कहो कि पाई बराबर 22/7, तो ये गलत बात है। क्या है ये गलत बात है, ये एग्जैक्टली सही नहीं है। अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए कि पाई बराबर कितना होगा और ऑप्शन 22/7 आए, तो बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है, लगभग बराबर होता है 22/7 के। अच्छा पाई होता क्या है, जरा देखें तो पाई क्या होता है, ठीक है ना। पाई एक वृत्त जो है, वृत्त, उस वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। किसका, पाई बराबर वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है जी। और ये क्या है कि
जब साइंटिस्ट ने इसको व्रत जो है और उससे रिलेटेड जो सवाल है उनको सॉल्व करने के लिए जब इसका संकेत दिया, क्यों दिया? क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या, देखो मैंने बताया आपको कि अपरिमेय संख्या का कहीं रुकाव नहीं होता है, वो चलती रहती है, अशांत रहती है। तो इतनी बड़ी संख्या को बार बार सवालों में रख के कैसे, तो बड़ी समस्या हो जाने वाली। इस समस्या से निजात पाने के लिए एक पाई नाम का संकेत दिया, और इस पाई का जब मान देखा तो पाई का मान देखा तो कितना भाई, ये 3.14257 इस तरह से डैश डैश इसके आसपास, मतलब कि लगभग इतना। तो मतलब आप देखिए 22/7 का मान भी इसी तरह से होता है। तो आपने 22/7 को पाई के लगभग बराबर मान लिया, इसलिए आप पाई का मान 22/7 लेकर के हल करते हैं, ठीक है। और आप देखिए अगर पाई बराबर 22/7 होता, आपने कोई भी सवाल आपकी किताब में हो, किसी में भी हो, तो आप देखिए वहां पाई बराबर 22/7 लेकर के हल कीजिए, पाई बराबर 3.14 लेकर के हल कीजिए। ऐसा क्यों दिया जाता है? ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि पाई का मान बराबर नहीं है। अगर बराबर होता ना, एग्जैक्ट बराबर होता, तो क्यों बार बार वो लिखता है कि 3.14 लेके सॉल्व कीजिए या 22/7 लेके सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलता। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि पाई का मान जो है वो कभी भी 22/7 के एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है। और पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गई कहानी? अब कभी गलती नहीं होगी ना भाई। तो इसके आगे अपन बात करें कि पाई जो है, इससे अगला एक नंबर और आपने सुना होगा ई। ये कभी देखा है? ई के बारे में सुना है, ठीक है। ई के बारे में नहीं सुना है तो आप देखिए, ये जो ई है ये क्या होता है, ठीक है ना। चलो बात कर लेते हैं, ई कौन सी नंबर है। ई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कौन सा है? अपरिमेय संख्या। ये प्रतीक बना रखा है, ठीक है ना। और ये नेपियर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। किसने खोजा था? नेपियर ने, ठीक है। नेपियर जी ने बताया था। और ये अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका फिक्स मान नहीं होगा, इसलिए। अब फिक्स मान नहीं होगा तो है क्या चीज ये अपने पास में क्या है? ई का मान एक अपने पास में परिमित श्रेणी, जैसे 1 प्लस अपरिमित श्रेणी 1/1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस अपने पास में 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल और प्लस डैश डैश डैश। इसका योग जो है वो अपने पास में क्या होता है? ई के बराबर होता है। और देखो इसका योग आप कितने पदों तक ज्ञात करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये ई का जो मान है वो 2 से लेके और 3 के बीच में आता है, मतलब 2 और 3 के बीच में होता है। और इसका मान अपने पास में लगभग जो है 2.718 समथिंग लगभग, ठीक है ना, लगभग मान ये अपन लेते हैं इसका। और ये मतलब कि अशांत संख्या है और आवर्ती नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको भी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पाई भी अपरिमेय, ए भी अपरिमेय है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे 22/7 क्या है, तो 22/7 परिमेय है। कोई अगर पूछे इस श्रेणी को मैं यहीं तक रोक दूं और फिर कहूं कि ये कौन सी संख्या है, तो ये बिल्कुल परिमेय, ठीक है ना, परिमेय संख्या होगी। समझ में आ गई कहानी, ठीक है ना। ये अपने पास में परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड आपका मैटर, ठीक है। अच्छा, अब ई के बारे में थोड़ा सा और जान लो। जब ई के बारे में इतना जान लिया है तो थोड़ा और जान लो कि ई क्या है। लघु गणक का जो लघु गणक होता है ना, लॉग जो होता है, लघु गणक कभी सुना होगा आपने, पढ़ा होगा, देखा होगा। log x जैसे अपन इस तरह से लिखते हैं, तो इसका यहाँ पर जो ये आधार होता है, आधार कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो आधार है, इस आधार को अपन क्या कहते हैं? इस आधार को क्या कहते हैं? प्राकृतिक आधार। जो लघु गणक है उसका प्राकृतिक आधार ई होता है। कौन सा आधार होता है? प्राकृतिक आधार, ठीक है ना जी, प्राकृतिक आधार। और प्राकृतिक आधार, इस लघुगणक के 2 प्रकार के आधार होते हैं, एक तो सामान्य आधार, एक प्राकृतिक आधार। मतलब कृत्रिम भी होता है। कृत्रिम का मतलब अपने हिसाब से जो अपन लगाते हैं। सामान्यतः जो अपन गणनाएं करते हैं वो 10 के आधार पे करते हैं, तो इसलिए सामान्य आधार क्या हो जाएगा अपना? सामान्य आधार जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा 10, और प्राकृतिक आधार कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलो इसकी बात कर लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय हो गया। आगे चलते हैं तो अपने पास में देखिए, परिमेय और अपरिमेय के बाद में जो अगली संख्या है, ठीक है ना, वो अपने पास में 5वें नंबर पे अपन आ जाओ, वास्तविक संख्या, ठीक है। कौन सी? वास्तविक संख्या आ जाओ भाई, जो वास्तव में हो, ठीक है ना, वास्तविक संख्या। अब वास्तव में क्या सभी संख्याएं हैं? क्यों? चलो बात करते हैं वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होगी, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। और रियल नंबर को आप जानते हो किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से, ठीक है। अब रियल नंबर जो है वो होता क्या है, मतलब एक्चुअल में मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है। देखो कोई भी संख्या रेखा होती है ना जी, कोई भी संख्या रेखा,
आप संख्या रेखा जानते हैं, जैसे संख्या रेखा बनाई, इसके अपने पास में इस साइड जो है वो पॉजिटिव में नंबर्स होते हैं और कहाँ तक टेंडेंसी होती है, कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। अनंत एक संख्या नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जाते हैं तो मतलब उसके तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव साइड ये अपना नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं लिखी जाए, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया 0, ठीक है ना, इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा पर लिखी जा सकने वाली सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है जी। अब एक बात तो ये हो गई अपने, दूसरी बात क्या, वास्तविक संख्याओं को अपन r से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो अब वास्तविक संख्याओं को r से व्यक्त करते हैं तो r को अपन और किस तरह से लिख सकते हैं। अब वास्तविक संख्याएं देखो अपरिमित संख्याएं होंगी, कितनी होंगी, अपरिमित संख्याएं, ठीक है ना। तो अपरिमित होंगी मतलब अनंत संख्याएं होंगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको अपन, जैसे इसमें पॉइंट भी आएगा, देखो आप जानते हो कि यहाँ दशमलव संख्याएं भी शामिल होंगी संख्या रेखा पर, तो पॉइंट भी आएगा, तो इसको अपन इस तरह फिक्स नहीं लिख सकते कि 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे, ऐसा नहीं लिख सकते, इसको दूसरे रूप में लिखा जाता है और वो होता है अंतराल रूप। अंतराल रूप का मतलब अपन वास्तविक संख्या को माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक, और इस रूप को बोलते हैं अनंत रूप, सॉरी अंतराल रूप। अंतराल रूप इसको अपन बोलेंगे। इससे पहले जो अपन ने रूप पढ़े वो थे रोस्टर रूप या अपन बोले समुच्चय रूप, ठीक है ना। समुच्चय में अपन ने लिखा था उनको, और एक रोस्टर फॉर्म में मतलब टेबल के फॉर्म में लिख दिया अपन ने उसको। यहाँ पर कौन सा रूप आ गया, अंतराल रूप आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। अब वास्तविक संख्याओं में भी क्या है, दो तरह से आप, एक तो जैसे देखिए धनात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है। धनात्मक वास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी, वो होंगी r पॉजिटिव से शो करते हैं, ठीक है ना। और एक हो जाएगा ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ऋणात्मक वास्तविक। तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, r नेगेटिव से शो हो जाएंगी, ठीक है। और अशून्य, तीन तरह की जो अपन बात करेंगे, अशून्य वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना, अशून्य वास्तविक संख्याएं। देखिए डेफिनेशन आपको सब जगह मिल जाएगी, काफ़ी जगह मिल जाएगी आपको डेफिनेशन, बहुत मैटर मिल जाएगा, ठीक है ना। अपने सिलेबस से रिलेटेड जो भी कंटेंट, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो सारी चीज़ों की और व्यवस्थित रूप में PDF भी आपको प्रदान कर दी जाएगी। अपने जो ऐप है उस पर, ज्ञान रीति जो क्लासेज का जो ऐप है, इस ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की जाएगी, ठीक है। और आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल समझने का काम करेंगे। लिखने का है तो आप लिख भी सकते हैं। आपको क्या करना है, जो अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रीड जो भी एग्जाम है, ठीक है ना, जो अपना टीचर थर्ड ग्रेड का जो अपना एग्जाम है, उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उससे अपना नंबर लेके आना है। सबसे पहला अभी उद्देश्य यही होगा ना आप सभी का। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अभी समझेंगे, जो अपना माइंड में रहे सेट, ठीक है ना, वहाँ से अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो और कभी भूले भी नहीं। तो अशून्य वास्तविक संख्याएं, ठीक है, अशून्य कौन सी हो जाएंगी, r0 से अपन इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, r0 से व्यक्त कर लेते हैं। चलो अब मैं बात करता हूं कि भाई वास्तविक संख्याएं आपने देखा, तो वास्तविक संख्याओं में मैं एक बात करूं कि ये जीरो के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि जीरो क्या है। जीरो अपने पास में कौन सा नंबर है, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है या दोनों है या दोनों नहीं, जीरो क्या है, ठीक है ना, ये अपना क्वेश्चन है। चलो जीरो क्या है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये अपना ऑप्शन ए आ जाएगा पॉजिटिव, ये बी आ जाएगा नेगेटिव, और सी अपन बोल देते हैं दोनों, और डी अपन बोल देते हैं दोनों नहीं, ठीक है, दोनों नहीं, ठीक है जी। अब आप देखिए कि क्या ऑप्शन आप सोच रहे हैं, अपने मन में आप सोच लीजिए इसको और आप ऑप्शन टिक कीजिए, कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जीरो देखिए जीरो क्या है, जीरो पॉजिटिव है क्या। अगर पॉजिटिव होता तो किसी नंबर में जोड़ने से या घटाने से परिवर्तन होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेगेटिव नहीं होगा, दोनों भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अपने पास में जीरो क्या है, दोनों नहीं है, तो मतलब जीरो न तो नेगेटिव है न पॉजिटिव। जैसे आप देखिए आर प्लस को अपन जो लिखेंगे, ठीक है, आर प्लस को कैसे लिखेंगे भाई, आर प्लस को लिखेंगे क्या, जीरो से और अनंत, मतलब कि पॉजिटिव नंबर। लेकिन जीरो यहाँ पे जैसे आप देखिए अंतराल रूप में मैं छोटा ब्रैकेट बना रहा हूँ ना, अभी आप इतना ध्यान से समझिए, अंतराल रूप भी आपको बता देंगे। अंतराल रूप क्या होता है, आपके पास में ये छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट जिस पर लग जाए वो संख्या शामिल नहीं होती है। अब इधर तो क्या है, अनंत जो है ना, वो अनंत तो अपना कोई नंबर ही नहीं है, तो ये तो शामिल होगा ही नहीं, और जीरो
क्योंकि धनात्मक नहीं होता है ना ऋणात्मक होता है, ये शामिल नहीं होगा। आर नेगेटिव को अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, आर नेगेटिव को लिखेंगे कितना, माइनस इनफाइनाइट से, मतलब माइनस के नंबर आ जाएंगे इसमें सारे के सारे, और 0 तक, मतलब 0 शामिल नहीं होगा, ठीक है जी। और अब अपन अगर आर नोट को, मतलब आर 0 को या अशून्य वास्तविक संख्याओं को लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे कि जो सभी वास्तविक संख्याएं हैं आर हैं उसमें से किसको माइनस कर देंगे, 0 को माइनस कर देंगे, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से ये अपनी संख्याओं के बारे में आपको वास्तविक संख्याओं का ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझ में आया ये वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं, संख्या रेखा पर लिखी जा सकने वाली सभी संख्याएं वास्तविक कहलाती हैं। अब दूसरी बात देखिए वास्तविक संख्या से रिलेटेड, ये जो आर होता है ना आपका, आर रियल नंबर, ये क्या होता है कि परिमेय संख्याएं भी होती हैं इसके अंदर। क्या होता है, क्यू, क्यू का मतलब परिमेय संख्याएं, जान रहे हैं हमने पहले लिखा था संकेत, और क्यू बार या क्यू सी, ठीक है ना, क्यू के ऊपर सी लगा दो, ये अपरिमेय संख्याएं, दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। तो मतलब क्या, यूनियन, यूनियन का मतलब अभी इतना समझ लीजिए, ये एक संक्रिया है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब आप लोगों ने कुछ नहीं ध्यान होगा या नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, इसको डिफाइन कर देंगे। ये यूनियन एक संक्रिया है जिसका मतलब है सम्मिलन, या साधारण शब्दों में बात करें तो इकट्ठा करना। जैसे मान लीजिए क्यू मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों को इकट्ठा करके एक अपन क्या बनाएं, सेट बनाएं, तो वो किसका हो जाएगा, रियल नंबर्स का। मतलब जितनी भी दुनिया में परिमेय संख्याएं हैं वो भी सब वास्तविक हैं, और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं वो भी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वास्तविक हो जाएंगी, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं, कुछ जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन। यहां पर बात करें, 0 क्या है, प्राकृत संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या है क्या, बिल्कुल है। पूर्णांक है क्या, बिल्कुल है। परिमेय है क्या, बताओ जी, 0 परिमेय संख्या है क्या, है? अब क्या बोलोगे 0 के बारे में भाई, 0 परिमेय है, बिल्कुल है, शांत हो गया ना यार, 0 तो शांत है। और मैंने बताया था कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, क्या हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। 0 परिमेय भी है, अब 0 वास्तविक भी है, ठीक है। और अपन बात करते हैं जैसे 1/2, मैंने ये लिखा, तो ये प्राकृत है क्या, बिल्कुल नहीं। पूर्ण है क्या, बिल्कुल नहीं। पूर्णांक है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो परिमेय है क्या, बिल्कुल है, ठीक है ना। अपने पास बात कर लो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 भी क्या है भाई, परिमेय है क्या, बिल्कुल है। क्योंकि परिमेय संख्या है तो नेगेटिव में भी आ जाएंगी, पॉजिटिव में भी आ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। और पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृत ये नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर बात करें -5 की, तो -5 क्या है, ना तो प्राकृत ना ही पूर्ण, लेकिन क्या पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है ना। अब पूर्णांक के बाद में बात कर लेंगे भाई, परिमेय संख्या है क्या, बिल्कुल है, और वास्तविक संख्या भी है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे कि अगर अपन बात करते हैं 7.5, ठीक है, ये क्या है, प्राकृत है क्या, बिल्कुल नहीं होगा। पूर्ण है क्या, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन पूर्णांक है क्या, वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दशमलव के बाद में क्या आ रहा है, 5, ठीक है ना। दशमलव के बाद में 0 को छोड़ करके सभी किसी भी प्रकार का अंक आ जाए तो वो क्या है, परिमेय नहीं, वो क्या होता है, अपने पास में पूर्णांक नहीं होता। अब मतलब केवल 0 0 ही आए ना तभी जाके हो सकता है। जैसे मैं अगर ऐसा लिखूं कि 7.0 बता दिया मैंने आपको, ये 7.0 का मतलब सीधा सा क्या है, 7 क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। तो ये 7.5 क्या है, परिमेय है क्या, बिल्कुल है। अब समझ में आ गया, परिमेय है, परिमेय कभी नहीं भूलोगे ना, 2 शब्दों में ध्यान रखना है, अशांत और अनावर्ती, ठीक है ना। मतलब कि अशांत का मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। अनावर्ती वो कौन सा नंबर होगा, अपरिमेय। अपरिमेय का ध्यान रखो, परिमेय अपने आप ध्यान रहेगा। अपरिमेय में कह दो अशांत और अनावर्ती दोनों जगह ए आ रहा है। अशांत मतलब शांत भी नहीं हो, अनावर्ती जिसकी आवर्ती भी नहीं हो, वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। और बाकी सब क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा भाई, या तो टर्मिनेट हो जाए, मतलब या तो रुक जाए, ठीक है ना। टर्मिनेट का मतलब शांत हो जाए, और या फिर अपने पास में क्या हो जाए भाई, रिपीट हो जाए। रिपीट होने का मतलब आवर्ती हो जाए, आवर्ती हो जाएगी तो भी क्या हो जाएगा भाई, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ अपना वास्तविक संख्याओं का, क्लियर हुआ कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी, संख्या रेखा पर लिखी जा सकने वाली -अनंत से +अनंत वाली संख्याएं वास्तविक हो जाएंगी, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लो इस बात को, ताकि कभी जीवन में दिक्कत नहीं आए। धनात्मक वास्तविक क्या होंगी, जो 0 से बड़ी होंगी। 0 से बड़ी सारी संख्याएं धनात्मक वास्तविक, 0 से छोटी सारी संख्याएं ऋणात्मक वास्तविक, ठीक है ना। और अशून्य जिसमें से 0 को हटा दे, सभी वास्तविक में से क्या हटा दे, 0 को हटा दे, वो क्या हो जाएंगी, अशून्य वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है जी। ध्यान रहेगा ये आपको इस तरह का, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो एक प्रकार की संख्या और अपन पढ़ लेते हैं, वो कौन सी पढ़ लेते हैं भाई,
क्या पढ़ लेते हैं, देखो संख्याओं का दादाजी, ठीक है ना। आज मैं आपको मिलवाता हूं संख्याओं के दादाजी से, ठीक है, संख्याओं के दादाजी से मिलवाता हूं। कौन है वो संख्याओं के दादाजी, ठीक है ना। चलो देखते हैं, उसके भी बात कर लेते हैं। फाइनली आपके सिलेबस में थोड़ा वास्तविक संख्या तक है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सम्मिश्र संख्या आपने सुना होगा कभी, ठीक है ना। क्या होगा, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। अब सम्मिश्र संख्या क्या है भाई, इसको अपन किससे, सी से व्यक्त करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से व्यक्त करते हैं। और वैसे किसी संख्या को, किसी सम्मिश्र संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी से, या एक्स प्लस आयोटा वाई से। अब ये जो चिन्ह है ना, ये छोटी आई की तरह लिखा हुआ है, इसको अपन बोलेंगे आयोटा। और ये आयोटा ही क्या संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है भाई, जो वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या है उनका मिश्रण होती है। अब ये काल्पनिक संख्या क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो, कभी कोई टॉपिक आपको भिड़ जाए, कभी दिख जाए, तो ऐसा नहीं हो कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, ठीक है ना। काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या वो संख्या जो ऋणात्मक वर्गमूल में, मतलब कि जैसे अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी भाई, काल्पनिक। इसको अपन आयोटा से व्यक्त करते हैं। अब आयोटा की, जो आयोटा का किसी के भी साथ आयोटा लग जाए, ठीक है ना, क्या संक्रामक रोग चल रहे हैं ना, ध्यान है ना सभी को है। अब किसी संक्रामक व्यक्ति के संपर्क में आओगे तो तुम भी संक्रामक होगे कि नहीं होगे, चांसेस है कि नहीं है, तो ये आयोटा वही संक्रामक मान लो इसको एक तरह का, ठीक है ना। तो ये आयोटा किसी के भी साथ लग जाएगा ना, जैसे मान लो 5 के साथ लग गया 5 आयोटा, मैं जैसे लगा दिया 10 के साथ 10 आयोटा, जैसे लगा दिया 3 के साथ 3 आयोटा, जैसे लगा दिया 50 के साथ 50 आयोटा, जैसे लगा दिया कि 93 के साथ 93 आयोटा। तो ये तमाम तरह की सभी संख्याएं क्या बन जाएंगी, फिर काल्पनिक संख्या बन जाएंगी। कौन सी बन जाएंगी, इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे। कौन से, इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखो इसका, ठीक है। तो अब सम्मिश्र संख्या क्या है, दादाजी कैसे हो, थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को, ठीक है ना, अदरवाइज ना लेकर के समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आए भाई, दादाजी आए, ठीक है ना। अच्छा चलो दादाजी, अब आप जानते हो यार, जैसे अपना क्या है कि नाम चलाना है, वंश बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपने पास में सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना भाई, सम्मिश्र संख्या हो गया। अब दादाजी आए, ठीक है, शादी हुई, 2 प्रोडक्ट लॉन्च हो गए, एक तो रियल नंबर हो गया और एक अपने पास में इमेजिनरी नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे भाई, वास्तविक बोलेंगे, ठीक है ना। आप ध्यान रखिए आप इस बात को, देखो 2 हो गए, दादी लुढ़क गई, दादी जी का अभी पता नहीं है, ठीक है ना, वो आप पता कर लेना, और अभी पता करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या सारे काम आपकी तरह वास्तव में करता है, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, अभी क्लास ले रहे हो ना, देख रहे हो ना, ठीक है। और ये काल्पनिक संख्या कल्पना ही करता है, काश मेरा 3rd ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो जाए, ऐसा है। केवल कल्पना करने से हो जाएगा क्या भाई, पढ़ना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो बताओ केवल कल्पना करने से क्या हो जाएगा, और काश ऐसे 3rd ग्रेड में ऐसा करने से नहीं होगा, ठीक है ना, वास्तव में करना पड़ेगा, वास्तव में पढ़ना पड़ेगा, तभी तो शादी होगी। तो बताओ इसकी शादी हो गई ना, वास्तविक संख्याओं की हो गई कि नहीं हो गई। तो बताओ प्रोडक्ट लॉन्च हो गए, यहां भी 2 हो गए भाई, कौन कौन से हुए, एक तो अपने पास में Q और एक Q बार या QC। QC को क्या बोलते हैं बताओ, अपरिमेय संख्या, और Q को क्या बोलते हैं बताओ, परिमेय संख्या, ठीक है ना। समझ में आया कुछ आप लोगों को, अब इससे और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई ये अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। अच्छा, वास्तविक संख्या के 2 पार्टीशन कर दिए हम लोगों ने, साधारण शब्दों में बात करें तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, मतलब दोनों को मिला के क्या हो गई, वास्तविक संख्या। जैसे मैं पूछूं कि भैया √2 क्या है, ये वास्तविक संख्या है क्या, तो जवाब बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल है, √2 वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि वास्तविक में तो काल अपने पास में परिमेय भी आती है और अपरिमेय, दोनों प्रकार की आती है, ठीक है ना, ध्यान रहना चाहिए। अच्छा अब देखो, अब अपरिमेय संख्याएं तो आपको पता है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, तुच्छ नहीं है, कोई फिक्स नहीं बता सकता, कोई भी दुनिया में अपरिमेय संख्या फिक्स नहीं बनी हुई है कि भाई फिक्स बना, कोई बता नहीं सकता। प्रतीक बना दिए, जैसे प्रतीक को बना सकते हैं, जैसे पाई बना दिया, ई बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते 2.7142 ये एक अपरिमेय, ये बोल दिया ना तो भाई गलत हो गया मामला, ये तो शांत बोल दिया मैंने, शांत संख्या तो परिमेय होती है, तो इसलिए फिक्स नहीं है, समझ रहे हो। अब परिमेय की बात कर लो तो परिमेय के बहुत सारे पार्टीशन कर सकते हैं अपन वैसे तो, लेकिन सामान्यतः अपन पार्टीशन जो कर रहे हैं वो एक तो कर रहे हैं नेचुरल नंबर जो आपने पढ़ा, प्राकृत संख्या, ठीक है ना, वो सभी परिमेय होती हैं। एक हमने पढ़ा कौन सा,
और देखो इसमें भी आप पार्टीशन कर सकते हो कि जो अपने पास में पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या भी, ठीक है ना। और एक आपने क्या पढ़ा, एक क्या पढ़ा भाई अपने, एक पढ़ा पूर्णांक संख्या जिसको अपन ने आई से व्यक्त कर दिया, ठीक है ना, ये पूर्णांक संख्या। और भी आप इसको अगर आप वैसे ना करके थोड़ा इस तरह से ध्यान रखें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास में यहां में और भी आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ, परिमेय संख्याओं में क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं में और भी पार्टीशन कर सकते हैं। कितना, जैसे आप इसको लिख दें कितना, कि इसको लिख दें आई, ठीक है ना, परिमेय सारी की सारी आई, और बाकी और भी होती हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आई के अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है ना, पूर्णांक होती हैं और पूर्णांक के अलावा भी संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। और इस आई के बाद में क्या, नेचुरल होल नंबर, और फिर अपने पास में ये दोनों पूर्ण और प्राकृत, ये दोनों संख्याएं भी क्या होती हैं, पूर्णांक के अंदर, ठीक है ना। पूर्णांक के अंदर जीरो भी आता है, प्लस की भी आती है, माइनस भी आती है, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखेंगे तो ये आपको संख्याओं का परिवार, मैंने आपको आज संख्याओं के परिवार से मिलवा दिया है। सारे लोग मिले कि नहीं मिले बताओ, मिल गए ना। ये संख्या पद्धति का जो परिवार है, जो फैमिली है, उससे मिल लिए, मुलाकात हो गई आप लोगों की अच्छे से, ठीक है। और किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। आप लोगों को ये यहाँ पर सभी तरह की मैंने जो जितनी अपने नेचुरल नंबर से लेके और कॉम्प्लेक्स नंबर तक संख्याओं के परिवार से, अब इस परिवार के एप्लीकेशन और भी जहाँ जहाँ जो होंगे वो अपन क्वेश्चंस के माध्यम से इस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। अभी अपन बात करें तो ये अपना नंबर सिस्टम का जो मेन जो बेसिक्स था ना, जहां पर अपन नंबर्स के बारे में बात करनी चाहिए थी, वो अपना सिलेबस के हिसाब से जो नंबर सिस्टम है उसका अपन ने पूरा कंटेंट यहाँ पर सम्मिश्र संख्या तक आपने पढ़ लिया, ठीक है जी। अब सम्मिश्र संख्या और इसके आगे थोड़ा सा और अपन डिस्कस कर लें। देखो सम्मिश्र संख्या के बारे में बात करते हैं। सम्मिश्र संख्या जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। क्या सबसे बड़ा नंबर की बात करें तो मतलब सम्मिश्र संख्या एक ऐसा संग्रह है जिसमें सभी तरह की संख्याएं आ जाती हैं। पूरी दुनिया की सभी तरह की संख्याएं सम्मिश्र संख्या में विद्यमान होती हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, एक मैं ये चिन्ह बना रहा हूं, ठीक है, ये जो चिन्ह है इससे भी सभी थोड़ा सा तो जानते होंगे इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। मतलब ये क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, इतना न जान करके इतना सा जान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए कि जितने भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, क्या प्राकृत संख्याएं, ठीक है, वो सभी की सभी क्या होती हैं, पूर्ण संख्या भी होती हैं कि नहीं होती बताओ आप, पूर्ण संख्या होती है ना। और जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी बताओ पूर्णांक संख्या होती हैं कि नहीं होती, होती है ना, होती हैं। क्यों, क्योंकि पूर्णांक में अंदर सारी की सारी पूर्ण भी आ जाएंगी, प्राकृत भी आ जाएंगी। और बताओ ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, ये पूर्णांक संख्याएं सॉरी, वो सब की सब क्या होती हैं, परिमेय होती है कि नहीं होती बताओ, परिमेय होती है ना, तो परिमेय के अंदर भी आ जाएंगी, ठीक है। अब परिमेय के अंदर भी आ जाएंगी, फिर परिमेय के बाद में बात करें, ठीक है, परिमेय के बाद में अपन बात करें क्या, कि परिमेय जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सारी वास्तविक होती हैं कि नहीं होती बताओ, वास्तविक होती है ना। वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आती हैं और अपरिमेय भी आती हैं। तो मैं यहाँ उपसमुच्चय का मतलब ये समझा रहा हूँ कि एक समुच्चय के सारे अवयव, मतलब एक समुच्चय में उपस्थित सभी संख्याएं समझ लो आप, वो दूसरे में उपलब्ध हो तो वो क्या होता है, उपसमुच्चय। मतलब n उपसमुच्चय W का, W उपसमुच्चय I का, और I उपसमुच्चय Q का, और Q उपसमुच्चय R का, और सबका ग्रैंडफादर कौन है, दादाजी कौन है भाई, C, ठीक है ना, C। ये C कौन है, सबका उपसमुच्चय, मतलब सबका अधिसमुच्चय सॉरी। ये C के अंदर सारी की सारी संख्याएं आ जाएंगी, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय, सब के सब आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये C कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर हो गया, ठीक है जी। अब संख्याओं से संबंधित, इनसे रिलेटेड आपको किसी तरह की परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, ये आपको अच्छे से आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं अपन इसकी आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इससे आगे जो एप्लीकेशंस हैं, सम्मिश्र संख्या से आगे जो संख्याओं के एप्लीकेशन है जिसमें आपके कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, संख्याओं के जो भी एप्लीकेशन है अब आगे वो आपके कोर्स से रिलेटेड, उसकी बात करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।